अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। मईशत पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के असरात वाज़े तौर पर नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के हवाले से देखें, चाहे वो आम मामूलाती ज़िंदगी के हवाले से बात करें। पाकिस्तान के अंदर कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ आम मामूलाती ज़िंदगी भी बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तिजारती खसारों के नंबर के अंदर भी कमी देखने में वाज़ेह कमी देखने में आई है, और साथ ही साथ जारी खाते का खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट्स के नंबर के अंदर भी बहुत ही पेशरफ्त होती हुई पाकिस्तान की जानिब से दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो एक रुकी हुई तरक्की थी उसके अंदर कुछ बहाली के असरात सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर ये देखा जाए कि जो एक मुस्तहकम सतह डेवलप हुई थी फरवरी के महीने के अंदर, उसमें बहुत हद तक के पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं या रेमिटेंसेस के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर इन दो शोबों के अंदर भी हमारे को एक डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एक दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर एक जो आलमी मालियाती इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से कहा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी है यानी कर्जा उतारने की जो सलाहियत है वो आए दिन जो है वो कम होती जा रही है। यानी पाकिस्तान की जो कर्जा उतारने की कैपेसिटी है उसके अंदर पाकिस्तान की जो कैपेसिटी पेमेंट की जो सलाहियत है उसके अंदर डिक्लाइन या उसमें कमी वाक़ हो सकती है, ऐसा मानना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ऐसा क्यों कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके बारे में हम थोड़ा सा तख्मिया लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये IMF की पेमेंट के जो हमारे डेब्ट्स था यानी डेब्ट्स टू GDP रेशो था, यानी पाकिस्तान के GDP के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के कर्जे हैं उसकी जो परसेंटेज वैल्यू थी वो लास्ट ईयर तकरीबन 72% के करीब थी, यानी 72% के करीब पाकिस्तान के डेब्ट टू GDP रेशो था। वहीं पर रवां साल जो है इसकी जो एक रेशो है ये बढ़ के 87% के ऊपर आ गया है। यानी 87% के ऊपर जो पाकिस्तान का डेब्ट टू GDP रेशो आया है, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान जो है मुसलसल कर्जे लिए चला जा रहा है, पाकिस्तान जो है बैरूनी असिस्टेंस लिए चला जा रहा है। इनकी पेमेंट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान किस तरीके से हिकमत अमली तैयार करेगा, और जो एक वाफिर मिकदार आपकी कर्ज़ों के अंदर है वो एक पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए हैं उसकी वैल्यू तकरीबन 11.3 ट्रिलियन रुपीस के करीब रिकॉर्ड की गई है। इस 11.3 ट्रिलियन रुपीस के जो कर्ज़े लेने के बाद पाकिस्तान के जो कर्ज़ों की कुल वैल्यू है वो तकरीबन 36 ट्रिलियन से तजावज़ कर गई है। यानी 36 ट्रिलियन रुपीस से जो है इसकी पाकिस्तान में जो कर्ज़े इस वक्त मौजूद हैं उसकी वैल्यू तजावज़ कर गई है। अगर हम डोमेस्टिक डेब्ट्स की बात करते हैं तो इस 36 ट्रिलियन रुपीस के कर्ज़ों में पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक डेब्ट्स हैं यानी डोमेस्टिक कर्जे हैं उनकी वैल्यू तकरीबन 23 ट्रिलियन रुपीस के करीब है, और बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी वैल्यू तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस के करीब है। तो मजमूई तौर पे इस वक्त पाकिस्तान की जो कर्ज़ों की सलाहियत है या कर्ज़ों की एक वैल्यू है डेब्ट टू GDP रेशो वो तकरीबन 87% से एक्सीड कर गया है, और इसकी वैल्यू पाकिस्तान रुपीस के अंदर 36 ट्रिलियन रुपीस के करीब बनती है। जबकि गुज़िश्ता साल इसकी वैल्यू 25 ट्रिलियन के करीब बनती थी। 2013-14 के दरमियान इसकी वैल्यू 14 ट्रिलियन के करीब बनती थी, और 2007-8 के अंदर पाकिस्तान के कर्जों की तकरीबन टोटल वैल्यू 6 ट्रिलियन के करीब बनती थी। तो देखा यह जा रहा है कि हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की जो डेब्ट्स GDP रेशो है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और पाकिस्तान की जो कर्जे लेने की एक कैपेसिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्र है पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो 19.5 बिलियन US डॉलर हमारे पास इस फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जिसमें 12.6 बिलियन US डॉलर हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं और 7 बिलियन US डॉलर जो है हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का एक वाज़ेह लेवल्स जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वो फॉरेन असिस्टेंस की मद में पाकिस्तान के पास मौजूद है। इन फॉरेन असिस्टेंस की मद में पाकिस्तान को डेब्ट पेमेंट्स भी करनी होती हैं, इन डेब्ट पेमेंट्स के अंदर और इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारे को करनी होती हैं। तो मौशी इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है जब कोई भी मुल्क एक डेब्ट पेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर अपने एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है। तो जो भी उसका रेवेन्यू बन रहा होता है, जो भी उसकी जो एक सकत होती है अर्निंग करने की, वो कहीं ना कहीं इरोजन हो जाती है या इरोड हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। यही सारी चीज़ों के पेश नज़र IMF की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है, और पाकिस्तान को माशी इस्लाहात की बेसिस के ऊपर काम
करने के लिए और इन कर्जों को बर वक्त यूटिलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। अब जरा हम बात करते हैं कि पीटीआई के दौर के अंदर जो ये डेप्ट जीडीपी रेशो है 72% से बढ़ के जो 87% के ऊपर गया है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 11.3 ट्रिलियन रुपीस की बताई जा रही है। इसके अंदर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान ने इतने कर्जे लिए हैं कि इसके ऊपर कोई और फैक्टर अमल कर रहा है? अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है इन 2 सालों के दरमियान, तो इस 2 साल के दरमियान जो करेंसी डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट आया है वो भी एक ऐसा इम्पैक्ट है कि जो आपने कर्जे डॉलर्स में लिए हैं, जब आप उनको कन्वर्शन करते हैं जो पाकिस्तानी रुपी है उसकी वैल्यू के अंदर, और रुपी आपका डेप्रिशिएट होकर अपनी कदर खो देता है, तो जब उसको कन्वर्शन पे जाते हैं तो वो वैल्यू एक्सीड कर जाती है। इसी के पेश नज़र बात करें कि 11.3 ट्रिलियन रुपीज़ के जो कर्जे पाकिस्तान के बड़े हैं, इनके अंदर तकरीबन 3.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो डोमेस्टिक डेब्ट्स के अंदर, और टोटल डेब्ट्स के अंदर इसका इम्पैक्ट आया 4.7 ट्रिलियन रुपीस का। तो मजमूई तौर पे लगभग 5 ट्रिलियन रुपीस का जो इम्पैक्ट हमारे 11 ट्रिलियन के अंदर आया है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% के करीब हमारे पास ये इम्पैक्ट देखने में आया है करेंसी डेप्रिसिएशन का। इस करेंसी डेप्रिसिएशन अगर ना होती तो पाकिस्तान के यही कर्जे अगर आप प्रीवियस रेट्स के ऊपर चले जाएं तो तकरीबन 6 to 7 ट्रिलियन होते हैं, जो कि पाकिस्तान यूजुअली अपने लेता रहता है। मगर जो इम्पैक्ट आया है करेंसी डेप्रिसिएशन का, इसके ऊपर भी आईएमएफ ने कहा था कि पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है, यानी डॉलर का जो रेट है मार्केट रेट, उसको मार्केट वैल्यूज डिफाइन करेंगी। यानी हमने जो इसको एक इंटरवीन करेगी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती थी, या इसको किसी भी फॉर एनी रीज़न इसको जो है वो सस्टेन करने की कोशिश की जाती थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी हिकमत अमली तैयार की थी, उसके अंदर आईएमएफ ने स्टेट बैंक को सजेशन दिया था कि पाकिस्तान जो है इस करेंसी रेट को मार्केट वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन करे। यानी स्टेट बैंक की इंटरवेंशन को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि मार्केट वैल्यूज़ या मार्केट फोर्सेस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है, बिलखुसूस डॉलर का जो रेट है, इसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करें। तो ये सारी सूरत हाल थी कि जब मार्केट फोर्सेस के अंदर डिटरमाइन करने की हमने बात की, तो पाकिस्तान के अंदर जो मनी मार्केट है वो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लेवल पर काम नहीं कर रही जिस तरीके से हमारी कमोडिटीज़ मार्केट, बिलखुसूस स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ काम करती है। तो ये एक जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, या डॉलर के ऊपर बात हो रही थी, पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी बात हो रही है कि अपने जो सारे कवायफ को जो है वो रेगुलेटेड किया जाए। तो उस पेश नज़र जो डॉलर मार्केट के अंदर से एकदम से गायब हुआ और उसकी डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट हुआ, तो ये डॉलर ने स्ट्रेच्ड आउट करके अपने आप को 168-170 यूएस डॉलर के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर भी वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना होगा कि ये जो एक रेगुलेशन के तहत हमारी फॉरेन एक्सचेंज की जो एक रिजर्व्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके अंदर भी एक इसको स्टेबिलिटी के तौर पे लाया जाए, और हमारी करेंसी जब तक के अपनी कदर को नहीं बढ़ाएगी, मौशी तरक्की जो है वो हम उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। मौशी तरक्की की बात करें, चाहे उसके अंदर हम बात करें कि इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, तो मौशी तरक्की का एक तो सबसे बड़ा पहलू यही है कि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉरेन असिस्टेंस के तौर पे मौजूद है। दूसरी तरफ बात करते हैं कि इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है और डेब्ट पेमेंट है, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने गुज़िश्ता इंटरव्यू के अंदर कहा था कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 2 ट्रिलियन रुपीज़ की जो है वो डेब्ट पेमेंट की है, और रवा माली साल इसकी जो है पेमेंट तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ की होगी। तो एक वाफिर मिकदार के अंदर हमारे मुल्क से जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर का इनखला होना और उसके ऊपर डेब्ट्स का पेमेंट करना भी, तो हमारे यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप कितना भी कम कर लें, मगर ये डेब्ट्स पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट की बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं, और यही वजह है कि गवर्नमेंट खसारे के अंदर अपने आप बजट को रिपोर्ट करती है। तो ये इन सारी सूरत हाल के ऊपर इमरान खान साहब ने सोचना होगा कि माशी तरक्की और माशी इस्लाहात जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। ऐसी तमाम चीज़ें जिसके ऊपर पाकिस्तान काम करना चाहता है, बिलखुसूस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात की जा रही है, तो उसके ऊपर जो है वो ऐसे एरिनाज बनाए जाएँ, फैसिलिटेशन की जाए कि उन कामों को जो है जल्द अज जल्द इनरोल करके उनको माशी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाए। इसी के साथ साथ एक कुछ अपलिफ्ट वाली न्यूज़, यानी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आई थी। हमाद अजहर साहब ने बताया है कि साउथ कोरियन जो कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको हम सैमसंग के नाम से जानते हैं, सैमसंग अपना इरादा ये रखता है कि
पाकिस्तान के अंदर वो अपना असेंबली प्लांट पाकिस्तान में लॉन्च करे। तो ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, ये न्यूज़ ब्रेक की गई है ट्विटर के ऊपर हमाद अजहर साहब की जानिब से, जो कि एक मिनिस्टर भी हैं इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट के। उन्होंने इस बात के ऊपर कहा है कि साउथ कोरियन जाइंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने अज़्म रखता है कि पाकिस्तान में अपना सैमसंग का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का असेंबली प्लांट है उसको लगाया जाए। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसके इकदाम को खैर मकदम करना चाहिए और जो भी हर्डल्स हैं उसको दूर करके इसको बर वक्त जो है इम्प्लीमेंट करके लाना चाहिए। और आने वाले 6-7 महीनों के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम होता है और फ्रेंचाइजीज़ या कंपनीज खुद आके पाकिस्तान के अंदर अपने असेंबली प्लांट लगाती हैं, अपनी सुपरविजन में सारे काम करते हैं, जैसे दूसरे एंड के ऊपर हमने देखा कि अमेजन डेटा सर्विसेज के नाम से भी जो है पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एक अच्छे इकदाम हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जब ये सारे जो बैरून मुल्क से कंपनीज आके पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी और यहीं पे डेवलपमेंट करना शुरू करेंगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान को जो है मुस्तहकम सतह पे जाने के लिए एक जो टाइम पीरियड अभी दरकार है कि लगता है कि 1 से 1.5 साल लगेगा, तो वो ये श्रिंक होकर तकरीबन साल या 9-10 महीने के अंदर हम अचीव कर सकते हैं अगर इन जो जाइंट्स कंपनीज़ हैं या बड़ी फॉरेन कंपनीज़ हैं इनको बुला के पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी एंटिटी के तौर पर रजिस्टर किया जाए। तो ये इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने सोचना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या इकदाम करती है गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर पूरी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़े इस वक्त प्रोएक्टिवली काम कर रही है। हमने देखा कि जुलाई के महीने के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर भी तकरीबन 61% का इजाफा देखने में आया, यानी गुज़िश्ता साल $70 मिलियन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जुलाई के महीने में हुई थी, रवा माली साल इसके अंदर तकरीबन नेट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन $114 मिलियन की रिपोर्ट की गई है। अगर हम आउटफ्लो और इनफ्लोज की बात करते हैं तो तकरीबन $169 मिलियन का हमारा इनफ्लो हुआ था, जिसमें तकरीबन $55 मिलियन का पाकिस्तान से आउटफ्लो हुआ। तो मजमूई तौर पे जुलाई के महीने के अंदर जो हमारे FDIs रिपोर्ट की गई वो तकरीबन 114 यानी $114 मिलियन की रिपोर्ट की गई। इसके अंदर जो मेजर प्रोपोर्शनेट है वो तकरीबन 55% जिन ममालिक ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है उसमें सर फहरिस्त है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरे नंबर पे है माल्टा और तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड। तो पाकिस्तान के अंदर इस लेवल के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंटल न्यूज़ भी आती हुई हमारे को दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ मार्केट की। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो लास्ट क्लोजिंग रिपोर्ट की गई है उसमें तकरीबन क्रूड जो है वो 52 सेंट्स नीचे आने के बाद $42.30 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 60 सेंट्स नीचे आने के बाद $44.30 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड एज यूजुअल अभी इस वक्त करेक्शन फेज में था मगर $1 प्लस होने के बाद $1947 पर ऑunce पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.62 नीचे आने के बाद $26.88 पर ऑunce पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे खित्ते की सूरत हाल इस वक्त यकीनी और गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान जो है मुतवाज़न बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे एक जानिब जो है वो अमेरिका और दूसरी जानिब चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल, वहीं पे दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लेना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ख़त्ते की सूरत हाल के अंदर अदम एतमाद पैदा कर रही है। तो अदम एतमाद की सूरत हाल जब पैदा हो रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, वहाँ पर HOA के मतलब ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सूडान और सोमालिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं किसी न किसी तरीके से। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र देखना यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसके अंदर अपनी हिकमत अमली तैयार करता है। कहीं पे ये र्यूमर्स थी कि सऊदी अरब और बाकी ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर शायद रखते हों इसराइल के बारे में, मगर सऊदी अरब की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई है, बहरीन की जानिब से भी जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि फ़िलहाल उनका कोई इरादा नहीं है इसराइल को तस्लीम करने का, कि जब तक कि फ़लस्तीन की आज़ादी को जो है वो पुरकार ना लाया जाए और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम ना किया जाए, जब तक कि इसराइल के फेवर में बाकी ममालिक अभी बोलने से जो है उनको सपोर्ट करने से अभी अपने आप को पीछे रखे हुए हैं। तो इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र अभी इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो इसराइल का साथ दे दिया है, मगर देखना यह है कि आगे जाके क्या इसकी रविश होती है, कौन कौन से ममालिक इसको अपोज करते हैं या इसके फेवर में जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी जानिब हमने देखा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालिया और सूडान, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो कोई वज़ीर जो है वो फेवर में बात करता है इसराइल की इन ममालिक के दरमियान, तो उस वज़ीर को हटा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ओमान के हवाले से बात करें, चाहे कतर के हवाले से बात करें,
अभी ये सारी बातें क्लियर नहीं हैं। तो आने वाले दिन बहुत अहम है इस वक्त इस सूरत हाल के पेश नज़र कि आलमी मईशतों के अंदर जहाँ बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से आलमी मईशतें इस सिनेरियो को, बिलखुसूस अमेरिका और चाइना की वॉर के सिनेरियो को और दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम करने के सिनेरियो को किस तरीके से आलमी मईशत लेती है और उनका क्या रद्द अमल और लाए अमल क्या होता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन व शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।